देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश 360 की शुरुआत करते हैं, जहां यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। शाम 6 बजे तक यूपी इलेक्शन के पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर कुल 60.17% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान कैराना में हुआ है, जो है 75.12% और सबसे कम साहिबाबाद में 45% हुआ है। पहले चरण की 58 सीटों पर कुल मतदान के प्रतिशत आ चुके हैं और 2017 विधानसभा में 64.22% मतदान हुआ था, यानी कि इस बार कम है मतदान का प्रतिशत पिछली बार। लेकिन 15 जिलों की 73 सीटों पर पहले फेज की पोलिंग थी। शामली की थाना भवन में 65.63% मतदान। मथुरा शहर में तो देखिए शहर दर शहर कितना फीसदी मतदान हुआ, ये भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। पूरे दिन सुबह 6 बजे से एबीपी गंगा पर आपने चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर जरूर देखी है, क्योंकि इन 58 सीटों पर हमारे तमाम रिपोर्टर लगातार लगे रहे। तो देखिए उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 58 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। इसमें मथुरा की भी 5 सीटें शामिल हैं। शाम 6 बजे तक यहाँ वोटिंग खत्म हुई तो मतदान के काम में जुटे मतदान कर्मी ईवीएम को पोलिंग बूथ से सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए दिखाई दिए। पहले चरण में 58 सीटों पर आज वोट डाले गए। शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई और अब आप देखिए मथुरा में जो पोलिंग पार्टियां थी वो अब पूरी वोटिंग संपन्न कराने के बाद यहाँ से निकल रही हैं। ईवीएम मशीनें भी लेकर जो ये पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं, क्योंकि जहाँ पर इन्हें रखा जाएगा वहीं पर ये सारी ईवीएम मशीनें भेजी जा रही हैं। और अगर मथुरा की बात करें तो तकरीबन 5 बजे तक 58% से ज़्यादा वोटिंग हुई है और मथुरा में 5 विधानसभाएं हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो गोवर्धन विधानसभा में हुई है। वहाँ पर अगर आप देखिए तो तकरीबन 60% से ज़्यादा वोट वहाँ पर पड़े हैं। और अगर बात करें मथुरा की तो यहाँ हालांकि आप देखिए आंकड़े तो मथुरा में लगभग 52% के आसपास वोटिंग 5 बजे तक हुई है। और पाँचों की अगर बात कर लें तो छाता में भी 60% वोटिंग हुई है। इसके अलावा बलदेव में 57% वोटिंग हुई है। माठ में भी 57% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि वोटिंग 6 बजे तक हुई है, शाम 6 बजे तक हुई है। तो जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ इसमें भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ये है कि जो पोलिंग पार्टियां थी वो ईवीएम को सुरक्षित ढंग से लेकर यहाँ से रवाना हो रही हैं। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, मथुरा। तो पहले चरण का मतदान खत्म, यानी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंचे। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए ना इन 5 तस्वीरों को, जिसमें पहली तस्वीर बुलंदशहर में एक दूल्हा बारात ले जाने से पहले मतदान केंद्र पहुंच गया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी दूल्हे ने बारात ले जाने से पहले वोट डालना जरूरी समझा। दूल्हों ने और तो और लोगों से अपील भी की कि काम से पहले अपना वोट जरूर डालिएगा। यही नहीं, बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने भी वोट किया है, अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। चौथी तस्वीर देखिए, लोक संगीत के जरिए जागरूक किया जा रहा है। जबकि 5वीं तस्वीर एक मरीज की है जो अस्पताल से सीधे मतदान करने पहुंचा। तो पहले चरण के मतदान के लिए नेता भी वोट डालने पहुंचे थे। 5 तस्वीरें देखिए आप, जहां एसपी सिंह बघेल ने आगरा में वोट डाला तो बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी वोट करने मेरठ पहुंचे। वहीं सतीश गौतम की बात करें तो अलीगढ़, राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में वोट डाला, जबकि कल्याण सिंह के परिवार ने अलीगढ़ में मतदान किया। और यही तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज पहले चरण की वोटिंग को लेकर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जाति आधार नहीं, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ है। मतदाताओं ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। देखिए ये लोकतंत्र की जीत है, मगर साथ ही साथ एक लहर चल रही है जो लोगों को था कि बीजेपी को पश्चिमी नुकसान होने वाला है, मगर बीजेपी की लहर चल पड़ी है और पश्चिमी से चल रही है, पूर्वांचल तक की चलेगी। तो मेरा ये मानना है कि जो 300 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का, वो पश्चिमी की लहर से पूरा होएगा।
पीएम मोदी कल कासगंज में रैली करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम की रैली पटियाली क्षेत्र में होगी, जिसे देखते हुए भाजपा नेताओं के साथ कासगंज के प्रशासन ने भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी में वो लोग जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री का यहां पहली बार आगमन होना है। कासगंज में 53 साल बाद कोई प्रधानमंत्री रैली करेगा। कल रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आसपास जिलों के सांसद भी मौजूद रहेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली है, उनके साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी रहेंगे और इस क्षेत्र में, इस जिले में अपने प्रधानमंत्री जो है वो लगभग 55-60 वर्षों के बाद आना उनका हो रहा है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें गजब का उत्साह है और संख्या जो रहनी है वो अपेक्षित संख्या हमको लगता है कि काफी मात्रा में लोग सुनने आएंगे। और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बरेली में जनसभा की है। ओवैसी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे और इस दौरान हिजाब को लेकर ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के संविधान में सबको ये अधिकार है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, इसकी आजादी है। उन्होंने कहा कि हिजाब, नकाब मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और भाजपा इसी पर राजनीति कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टू स्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भारत के संविधान में अब चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म, लेकिन उससे पहले आज दूसरे चरण के चुनाव को लेकर तमाम दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। इस समय काफी समय से वर्चुअल रैली करते आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में जनसभा की। इस दौरान पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्षियों, खासकर सपा पर बड़ा हमला बोला। तो ये तस्वीरें हैं इस जनसभा की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और यहां से उन्होंने तमाम विकास योजनाएं, योगी सरकार के कामकाज के साथ साथ विपक्ष पर करारा हमला बोला। उनके इस पूरे संबोधन से कई अहम चीजें निकल करके सामने आई। वो बुलेट पॉइंट्स क्या हैं इस संबोधन के, आप भी सुनिए। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है। आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। और परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। वहीं सीएम योगी भी आज पीएम मोदी के साथ सहारनपुर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने सहारनपुर क्षेत्र को डार्क जोन बना रखा था, यहां दंगे होते थे। जनपद होने के नाते यहां पर विकास नहीं पहुंचता था, यहां पर शासन की योजनाएं नहीं पहुंचती थी और पिछली सरकारें सपा की रही हो या बसपा की, उन सरकारों में उन्हें जब यहां पर बिजली नहीं दे पाए थे तो उन्होंने इसे डार्क जोन भी घोषित कर दिया था। भाइयों बहनों, वे अंधेरे में रहने के आदी थे, उन्होंने सहारनपुर को डार्क जोन घोषित किया था। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने डार्क जोन से मुक्त करके 24 घंटे बिजली देने का काम भी किया, डार्क जोन से मुक्त करवाया। भाइयों बहनों,
जो लोग पहले यहां पर दंगा करवाते थे, कोई भूला नहीं होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का सिख विरोधी दंगा, और कोई व्यक्ति कैराना और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। वहीं सीएम योगी ने सहारनपुर के बाद बिजनौर और संभल का भी दौरा किया। सीएम ने संभल में विपक्ष पर यानी सपा पर खासकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले गरीबों का पैसा इन इत्र वाले मित्र के पास चला जाता था। वहीं सीएम योगी ने संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को भी तालिबानी मानसिकता वाला बताया। दिल्ली का पैसा, गरीबों का घर, गरीबों का शौचालय, ये सब इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और इत्र वाला मित्र हो या माफिया हो या शकीफुल रहमान बर्क जैसे तालिबानी मानसिकता के लोग, इनके लिए बुलडोजर आवश्यक है ना। विकास भी और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए ना। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज रामपुर और मुरादाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क किया। प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे की 2 अलग-अलग तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में प्रियंका डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। महिलाओं पर, युवाओं पर खास फोकस था, इसीलिए उन्हें रिस्ट बैंड बांटकर वोट अपील की। ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, पूरा माहौल था चुनावी। प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम खान उर्फ नावेद मियां के साथ सड़क पर उतरी थी, वोट अपील कर रही थी। दूसरी तस्वीर में देखिए, लोगों से प्रियंका बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। सपा के बागी नेता और बीएसपी प्रत्याशी इलियास अंसारी मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े। मीडिया के सामने रो रहे इलियास अंसारी सपा पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आए। मेरी 22 वर्ष की लड़की विधवा हो गई। मैंने इस राजनीति में हमेशा अपने पार्टी को अपने परिवार से ऊपर समझा। पूरा जीवन समाजवादी पार्टी से, लेकिन हमारे दल ने हमको इंसाफ नहीं दिया। हो सकता है ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को यही मंजूर हो। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का मामला फंस गया है। हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है, जिसके बाद अब आशीष के वकील को जमानत ऑर्डर को संशोधित करने के लिए फिर से कोर्ट में अर्जी देनी होगी। यही नहीं, हत्या और साजिश की धाराओं को जोड़ने के बाद ही आशीष की रिहाई का ऑर्डर दिया जाएगा। ऐसे में इस हफ्ते आशीष मिश्रा को रिहाई मिलेगी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। यही नहीं, लखीमपुर कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को गंभीर लापरवाही का दोषी माना है। हाईकोर्ट ने लखीमपुर में धारा 144 लागू होने के बाद भी तिकुनिया और बनवीरपुर में जुटी भीड़ पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने माना कि कुछ लोगों की राजनीतिक फायदे के लिए निर्दोष लोगों को बुलाकर एकजुट किया गया, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी जानकारी होते हुए भी आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मिलने पर आशीष मिश्रा के वकील और किसानों के वकील ने क्या कहा, उससे भी सुन लेते हैं। जजमेंट ओपन कोर्ट में डिलीवर हुआ है, उसमें केवल ये सुनने को मिला है कि उनकी जमानत ग्रांट हो गई है, लेकिन जो है हम लोगों ने जजमेंट अभी पढ़ा नहीं है, तो जजमेंट के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। घटना के समय, जिस समय क्राइम हुआ, उस समय आशीष मिश्रा 4 किलोमीटर दूर दंगल सिरोमनी में मौजूद थे, जिसके 192 एफिडेविट एसआईटी को दिए गए और वो एफिडेविट हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखे और वही हमारा आर्गूमेंट था बेल के लिए। तो ये कहना हमारा था कि हम घटना के समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 18 जनवरी को आशीष मिश्रा की बेल लगी थी हाईकोर्ट की बेंच में और ऑनलाइन कोर्ट चल रहा था, तो हमारी बहस पूरी नहीं हो पाई थी। बाद में हमको ये पता चला कि कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है,
तो नेक्स्ट डे 19 जनवरी को हमने कोर्ट में री हेयरिंग की एप्लीकेशन डाली थी और उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये आदेश तो आ गया है लेकिन उस री हेयरिंग की एप्लीकेशन पर भी सुनवाई नहीं हुई है, तो अभी इसको हम अपोज भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत मिलने पर सियासत बड़ी गर्म हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर इस मामले को ठीक तरीके से पैरवी नहीं करने का आरोप लगा दिया, तो सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी पर वार किया है। के फैसले में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। वही बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर बेल मिली है। बाहुबली विधायक को बड़ी राहत दी है। माना यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करने के लिए आदेश पारित किया गया है। इसी के साथ प्रदेश 360 में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर लगातार बनी है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।